आज हम उसी जगह पर आए हुए हैं जो कहा जाता है, जिसका विदेशों में नाम है, जो राइटर है, मिलेनियन राइटर हैं, जो जिनका नाम है जॉर्ज ऑरवेल। हम बता दें, देखिए हमारे सामने जो है लिखा हुआ है, उनका नाम एरियल आर्थर और विलर है, उर्फ जॉर्ज ऑरवेल के नाम से उनका नाम चर्चित है और विख्यात है। उन्हीं की जन्म धरती पर हमारी मौजूदगी है, जो आज जो है खंडहर बना हुआ है। वहीं पर यह देख रहे हैं आप जो है सीधे तौर पर कि यहाँ पर सारे चीज जो है बिखरा हुआ है। यहाँ पर सारा चीज आपका बिखरा हुआ है। यहाँ पर ना गेट है, ना खिड़की है, कोई भी चीज अपनी स्थिति में नहीं है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी से कि यह स्थिति पहले कुछ महीनों पहले सही थी, यहाँ पर गार्ड रहते थे, लेकिन आज जो स्थिति है वह आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, स्थानीय लोगों से। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता है। यहीं के निवासी हैं? हाँ, मोतिहारी के ही निवासी हैं। आप जिसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक समय था, यहाँ पर मूर्ति हुआ करती थी जॉर्ज ऑरवेल का। आपको बता दें कि यहाँ की मूर्ति हुआ करती थी, नहीं मूर्ति थी। और ये एक जगह, जिस जगह के लिए आप लोग आए हैं, आपको बता दें ये जगह जॉर्ज ऑरवेल एक मिलेनियम राइटर हुआ करते थे, जिनके पिताजी कहें तो अंग्रेज के शासन में अंग्रेज का एक गुलाम हुआ करते थे। अंग्रेज का एक समझिए तो चौकीदार हुआ करते थे। वो अंग्रेज लोग के लिए एक अफीम का गोदाम हुआ करता था, पास में ही एक देखेंगे तो अफीम का गोदाम है, उसी की चौकीदारी करते थे। जॉर्ज ऑरवेल के पिता चौकीदार हुआ करते थे। आपसे यह जानेंगे कि चौकीदार थे, उनका जन्म जो है, जहाँ आपको बता दें ऐसे राइटर जिनका विदेशों में नाम है, उनका जन्म इस मोतिहारी की धरती पर, और उनके जहाँ पर जन्म हुआ और उस घर की स्थिति ऐसी है, और यहाँ पर मूर्ति लगा हुआ था, वह इसके विषय में बताइए। आपको बतलाते जॉर्ज ऑरवेल एक मिलेनियम राइटर थे। आपको उनके पिताजी यहाँ पे अंग्रेज के लिए अफीम का गोदाम का चौकीदारी किया करते थे। जब जॉर्ज ऑरवेल 1 साल के हुए तो देश आजाद हुई। आजाद होने के बाद जॉर्ज ऑरवेल अपने पिता के साथ इंग्लैंड चले गए, और ये एक जन्म स्थल, ये जो घर देख रहे हैं, ये जर्जर हालत में जो पड़ा हुआ घर है, इसी घर में, इसी जगह पे जॉर्ज ऑरवेल का जन्म हुआ था। आप और उनके पिताजी इसी घर में रहा करते थे। और सामने एक देख गोदाम है, उसमें चौकीदारी करते, अफीम का गोदाम का चौकीदारी करते थे, और यही उनका निवास स्थान हुआ करता था। और जॉर्ज ऑरवेल का जन्म इसी घर में हुआ करता था। आपको बता दें, कुछ साल पहले, आज से 2-3 साल पहले, आप कला सांस्कृतिक मंत्री विनय बिहारी हुआ करते थे। उन्होंने इस जगह को देखा और यहाँ पे एक अच्छा खासा कार्यक्रम किया, प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में उन्होंने इस जगह के लिए एक राशि का आवंटित किया। उस राशि को यहाँ खर्च किया गया। यहाँ एक पत्थर की, जॉर्ज ऑरवेल का पत्थर का मूर्ति लगाया गया। इस जगह का सौंदर्यीकरण किया गया, पूरे रंग रोगन किया गया। यहाँ एक गार्ड बहाल किया गया। पता नहीं किसी कारण से गार्ड भी यहाँ पर से चले गए, और इस जगह को जर्जर हालत में। क्या गार्ड को पेमेंट नहीं मिलता था? उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, गार्ड को पेमेंट मिलता था कि नहीं मिलता था, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन गार्ड यहाँ से चले गए, और ये जगह, ये समझिए, ये घर जो था, ये जगह था, ये पहले से भी ज्यादा जर्जर हालत में हो गए। यहाँ की मूर्ति को किसी ने चुरा लिया, खंडित करके तोड़ ताड़ के फेंक दिया। एक यहाँ पर कुआं हुआ करता था, कुआं भी एकदम जर्जर हालत में पड़ा है। कुआं तो घर छोड़िए, आप हमको कुआं तक लेके चल सकते? आप आइए, मैं आपको दिखा दूं। ये कुआं तो था जो जहाँ पर, यहाँ से पानी निकाल के वो लोग अपना काम करते थे। और ये जो घर देख रहे हैं, जो आप टूटा फूटा मकान जो देख रहे हैं, ये काफी अच्छी पोजीशन में हुआ करती थी। जब विनय बिहारी ने जो राशि आवंटित की थी, उस राशि से इसका अच्छा खासा निर्माण हुआ था और अच्छा खासा रंग रोगन हुआ था। अभी भी देख रहे हैं, ये लिखा हुआ आप देख रहे हैं, जल जीवन हरियाली नगर निगम का जो आप देख रहे हैं, यह जो है यहाँ के निवासी हैं, और यह जो है वही कुआं है जहाँ जॉर्ज ऑरवेल के सभी परिवार, माता पिता रहते थे, और यह इसी कुएं से पानी भरा करते थे। और यह इसकी स्थिति देख रहे हैं, इस घर की स्थिति देख रहे हैं। हाँ सर, अब स्थिति की बात हो गई, ऐसी स्थिति क्यों हो गई? ऐसी स्थिति रख रखाव की वजह से ऐसी स्थिति, जैसे कि बता दें आपको कि इस जगह पे गार्ड हुआ करता था। जब तक गार्ड यहाँ पर थे, बहुत अच्छे तरीका से यहाँ साफ सुथरा हर चीज का मेंटेन अच्छा था। जब गार्ड के चले जाने के बाद आप देख सकते हैं कि एक एक चीज को यहाँ से तोड़ कर चोरी हो गई। यहाँ के लोग ले गए, चाहे जैसा कहें तो गायब हो गया सामान, यहाँ से चोरी हो गई। और आपको बता दें कि वो सामान चोरी होने के साथ साथ इस जगह को भी जर्जर हालत में बना दिया गया। यहाँ के किमारी तोड़ कर ले गए, लकड़ी का जितना फर्नीचर था, फर्नीचर को तोड़ कर ले गए।
और इस जगह का जो विकास था, जो कुछ दिनों के लिए एक नजर आया था कि हाँ वाकई में एक पर्यटक स्थल के रूप में नजर आता था, वो एक खंडहर के रूप में आज नजर आ रहा है। ये जगह का तो देखा जाए तो हमें लगता है कि 2 बीघा से ज्यादा ही जमीन होगा यहाँ पे। और ये जमीन तो छोड़िए, अगर इस तरह का यहाँ का सौंदर्यीकरण अगर अच्छा ढंग से इस जगह का अगर ये देखा जाए तो इसको एक म्यूजियम के रूप में इसको अगर बना दिया जाए, प्रशासन से मेरे एक आग्रह है कि इस जगह को ये एक जगह देखा जाए तो एक जॉर्ज ऑरवेल का जन्म स्थल है, ये देखा जाए तो यहाँ पे अगर इस जगह का सौंदर्यीकरण हो जाता है कि म्यूजियम के रूप में इसको बना दिया जाता है। सुनने में आया था कि जो है म्यूजियम का जो है प्लानिंग था, किसी कारण अब ये तो हमें जानकारी नहीं कि प्लानिंग था कि नहीं था, वो तो हमसे ज्यादा आप बता सकते हैं, आप पत्रकार हैं, आप अच्छे से बता सकते हैं। हमें तो ये जानकारी थी कि इस जगह का सौंदर्यीकरण हुआ था विनय बिहारी की तरफ से। हमारे स्थानीय यहाँ के जो कुछ सामाजिक संगठन वाले थे, जैसे रोटरी क्लब वाले हुए, वो भी इस जगह को अपने अंडरटेकिंग में लिए थे और अच्छा खासा रख रखाव किए थे। तो लेने के बाद आने के बाद उसके बाद हमें मालूम नहीं कि फिर क्या उन लोगों के बीच में हुई कि वो लोग भी इस जगह को छोड़ दिए। आज देखा जाए तो पहले से भी ज्यादा जर्जर हालत में ये भवन हो चुका है। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये जगह को अगर सरकार अपने अंडरटेकिंग में ले लेती है, अगर इसको अच्छे से सौंदर्यीकरण कर देती है, एक पर्यटन के रूप में इस जगह को बना दिया जाता है, तो विदेश से भी लोग यहाँ आएंगे अपने पूर्वजों का, यानी कि समझिए तो अपने जगह अपने शहर का एक मिलेनियम राइटर का जन्म स्थल को देखने के लिए इंग्लैंड से भी लोग आएंगे, विदेश से भी लोग आएंगे। और चंपारण भारत के इतिहास में देखा, चंपारण का एक महात्मा गांधी के साथ साथ जॉर्ज ऑरवेल का जन्म का धरती के नाम से भी एक जाना जाएगा। क्या आप जॉर्ज ऑरवेल के विषय में जानते हैं? देखिए, आप सबसे पहले तो आप उस धरती पे खड़े हैं चंपारण के, जहाँ से गांधी ने चंपारण की नींव रखी। और चंपारण जो है केवल गांधी से नहीं जाना जाता है, गांधी के अलावा चंपारण में कई सारे धरोहर हैं, चाहे वो बतख मियाँ हो या फिर रमेश चंद्र झा हो। लेकिन अगर एक गांधी के बाद किसी सेलिब्रेटेड फिगर को देखें, उसमें जो सबसे बड़ा नाम जो आता है वो जॉर्ज ऑरवेल का आता है। इनका जन्म मोतिहारी में ही हुआ था। ये अगर आप देखेंगे तो यही वो जगह है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी उस समय के अंग्रेजी हुकूमत में एक सिविल सर्विसेज ऑफिसर थे, जो कि ओपीएम से रिलेटेड जो कार्य था उसको देखते थे। बहुत दुख की बात है और बहुत ही दुख की बात है कि मोतिहारी चंपारण जो जॉर्ज ऑरवेल की जन्मभूमि थी, जिनका जन्म 1903 में हुआ था, ये चंपारण वासियों को 1983 तक पता ही नहीं था। वो तो शुक्र हो कि विश्व में, क्योंकि ऑरवेल ने ऐसा काम किया, उनकी लेखनी ने, उनके लिटरेचर्स ने ऐसा रिवॉल्यूशन क्रिएट किया पूरे वर्ल्ड में कि लोगों के अंदर वो कॉन्शियसनेस आई और लोग उसके पीछे जानने की प्रयास करने के लिए जब कुछ पत्रकार आए, तो उनमें सबसे बड़ा नाम आता है यान जैक का, जो कि 1983 में इंग्लैंड के वो पत्रकार थे। वो घूमते घूमते पूरे विश्व में केवल ये पता करने गए कि भारत में ऑरवेल का जन्म कहाँ हुआ है। और अंततः आके उनको मुंगेर और मोतिहारी के बीच थोड़ा डाउट था, लेकिन आखिरी में 1983 में आके उन्होंने कंक्लूड किया कि जॉर्ज ऑरवेल का जन्म इसी पर्टिकुलर क्षेत्र में 1983 में उन्होंने कंक्लूड किया कि 1903 में इनका जन्म यहाँ पे हुआ था। ये बात चंपारण वासियों के लिए इतनी गौरव की बात होती। चंपारण जो कि न केवल गांधी का, न केवल ऑरवेल का, बल्कि बुद्ध का भी जो शांति का प्रतीक है, केसरिया बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप भी चंपारण में है। लेकिन आज अगर गांधी होते ना और इस दीवारों को देखते, तो यही बोलते कि ये दीवारें भी चीख चीख के सत्याग्रह की बात कर रही है। आज ऑरवेल का नाम लेने के लिए बहुत लोग हैं, ऑरवेल के बारे में बात करने के लिए बहुत लोग हैं, एकेडमिक जगत में ऑरवेल के ऊपर रिसर्च करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन इस स्थान की जो स्थिति है, इसको संवारने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े अक्षरों में, ये तो पहले तो खुद ही खंडर था, उसके बाद इसको बहुत ही अथक प्रयास से यहाँ मोतिहारी का एक जो एनजीओ है रोटरी लेक्टो, उन्होंने इसका वो पुनर्जीवन किया, ठीक है, इसको रेनोवेट कराया, इसका रेनोवेशन का पूरा खुद से काम किया। वहाँ पे पूरा इनॉग्रेशन वगैरह हुआ, सीलापट्ट पे नाम वगैरह भी आप काफी मंत्रालयों के लोगों का भी देखेंगे। उस समय के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, प्लस जो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री में जो बिहार सरकार के जो आईएएस ऑफिसर, जो चीफ सेक्रेटरी थे, वो भी आए हुए थे। लेकिन समय बीतता गया, दौर फिर उसके बाद कुछ चेंज नहीं हुआ। आज भी पूरे विश्व में कार्ल मार्क्स, अंबेडकर, गांधी, नेल्सन मंडेला जैसे जो फिगर हैं, ऑरवेल को उस तरफ फॉलो किया जाता है। क्या आपको लगता है जॉर्ज ऑरवेल को लोग भूलते जा रहा है या क्या? जॉर्ज ऑरवेल वैसी शख्सियत नहीं है, क्योंकि मतलब इंसान के जॉर्ज ऑरवेल ने जो अपने जीवन काल में जो किया है वो अमर हो चुके हैं। उनका जो आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे उनको मिलेनियम राइटर बोला जाता है कि एक शताब्दी साहित्यकार। उन्होंने एनिमल फार्म और 1984 जो और भी बहुत सारे नॉवेल है, एलिफेंट है, उस पे जो उनका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग था
और उसके बाद जो उस वर्क का जो इफेक्ट हुआ कि पूरे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, अफ्रीका में, स्पेन में, बर्मा में जो अंग्रेजी हुकूमत है उसके खिलाफ एंटी इंपीरियल, एंटी कॉलोनियल वॉर को इसने जन्म दिया, केवल इनके एक लिटरेचर में। मतलब आप कलम की ताकत को सोचे कि कलम की ताकत एक क्रांति लेके आई। एक मोतिहारी का जिनका जन्म जन्म लेने मोतिहारी वाला में। आज विदेशों में जो है नाम है उनका, और आज उन्हीं की जन्म धरती संकटों से मैंने इसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें, यहाँ पर आइए, यहाँ पर जॉर्जवेल का रखा हुआ था, मूर्ति रखा हुआ था, आज खंडित जो है कर दिया आज गया। आज खंडित कर दिया गया। क्या कहिएगा इस जगह पर इनके बारे में, और यहाँ पर मूर्ति और इनको खंडित कर दिया? निंदनीय है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। इनकी प्रतिमा का अनावरण बहुत ही धूमधाम से हुआ था, बहुत ही, और मतलब आप अगर आके देखते हैं ना उस समय पे, तो उस पे एक यहाँ के लोगों में, जैसे आप देखें कि हर इंसान का एक सिंबोलिज्म होता है, और हर कोई हिस्टोरिकल फिगर का, जैसे उनका जन्म मोतिहारी में हुआ, गांधी के ऊपर सत्याग्रह पार्क से लेके गांधी संग्रहालय, गांधी म्यूजियम, अभी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो उसमें भी शोध किया जा रहा है। लेकिन कुछ हस्तियां हैं जो मोतिहारी के ही इर्द गिर्द के हैं, जिनको मोतिहारी के लोगों ने अपनी स्मृति से निकाल दिया। उसमें नाम जॉर्ज ऑरवेल का है, उसमें नाम बतख मियाँ का है। किन कारणों से निकाला गया कोई नहीं जानता। बतख मियाँ जितना महत्वपूर्ण किरदार गांधी का था, उतना ही महत्वपूर्ण शायद चंपारण सत्याग्रह के दौर में किरदार बतख मियाँ का था। बतौर चंपारण वासी बतख मियाँ को जानने का जो इकलौता स्मृति था मोतिहारी में, वो था बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पे जो गेट नंबर 1 था, उसका नाम होता था बतख मियाँ द्वार। मोतिहारी, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह हुआ 2017 के दौरान, जब स्टेशन का रिनोवेशन हुआ तो वो गेट को हटा दिया गया। आज बतख मियाँ, क्योंकि बतख मियाँ जो है वो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री के पार्ट नहीं थे, सबॉल्टर्न हिस्ट्री के पार्ट थे, और जितने सबॉल्टर्न हिस्टोरियन है वो बतख मियाँ के ऊपर भी काफी सारी रिसर्च कर रहे हैं। बट मोतिहारी जो क्षेत्र था, वहां से बतख मियाँ की स्मृति हट गई। मेरे लिए बतौर एक मोतिहारी का निवासी, मेरे पास जानने के लिए केवल स्टेशन का गेट था। आज अगर आप अभी के जनरेशन पे जो मुझसे जूनियर है, जो या फिर जिन्होंने 2017 के बाद होश संभाला, अगर आप उनसे पूछेंगे बतख मियाँ कौन था, और जो शायद इतिहास के छात्र ना हो, तो वो नहीं बता पाएंगे कि बतख मियाँ कौन था। आपका घर कहाँ होगा? मेरा घर मोतिहारी है। मोतिहारी में हुआ। जॉर्जवेल की इतनी जानकारी किताबों से मिली या कैसे मिली? एक तो क्योंकि चंपारण में होने से और गांधी के प्रति एक नेचुरल सा लगाव था और झुकाव था, तो ये प्राकृतिक झुकाव जो था वो गांधी से जॉर्ज ऑरवेल की तरफ घुमा। और जॉर्ज ऑरवेल और गांधी के आसपास जितने वो समूह, क्योंकि गांधी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ वो सत्याग्रह की मुहिम चलाई और पूरे देश को इस सत्य और अहिंसा के रास्ते में जोड़ा। दिल्ली पढ़ते हैं, लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं, और आज जो है मोतिहारी की धरती के जॉर्जवेल के जहाँ जन्म हुआ था वहां पर कैसे? तो क्योंकि मतलब अभी छुट्टियां चल रही हैं कॉलेज की, मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो इससे पहले पॉलिटिकल साइंस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की है, और आप जॉर्ज ऑरवेल की बात कर रहे हैं, मुझे बीएचयू में जाने के बाद पता चला कि रमेश चंद्र झा जैसे कालजयी साहित्यकार है जिन्होंने भोजपुरी साहित्य पे काफी कुछ लिखा है, और उनका भी जन्म स्थान मोतिहारी का फुलवरिया गांव है। ये मुझे बीएचयू के भोजपुरी अध्ययन केंद्र की लाइब्रेरी में रमेश चंद्र झा की किताब को देख के पता चला। लेकिन अगर आप उस तरह से देखें तो मोतिहारी में खुद का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, दुर्भाग्य है कि इसका कैंपस नहीं है। लेकिन मोतिहारी के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव सर, वो मेरे ही डिपार्टमेंट के पॉलिटिकल साइंस के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और बहुत ही विजनरी इंसान है। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय कैसे अपनी प्रगति की दिशा में बढ़े, और यहाँ पे भी बीएचयू, डीयू, जेएनयू जैसा शोध और रिसर्च का एक एटमॉस्फेयर डेवलप हो सके। इस जॉर्जवेल की जन्म धरती को खूबसूरत और कैसे तैयार किया जाए कि अच्छा, और किस में तब्दील कर दिया जाएगी या खूबसूरत हो जाए? किसी भी चीज को अगर आपको प्रिजर्व करना है तो सबसे पहले तो इसको किसी जो आप देखेंगे कि मतलब इससे बड़ी विडंबना क्या बोले, मोतिहारी के जो विधायक थे वो इससे पिछले टर्म में कला एवं संस्कृति मंत्री थे, तो ये तो सीधे सीधे उनके जिम्मे आता है। और जो भी अभी बिहार सरकार के जो कला और संस्कृति मंत्रालय, इनको ये जो पूरा एरिया सबसे पहले अपने कॉर्डन ऑफ करना चाहिए, अपने कंट्रोल में लेना चाहिए, और यहाँ पे एक म्यूजियम प्लस एक रिसर्च सेंटर, एक या फिर एक सेंटर, यहाँ पे नहीं हो सकता है वो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो ओपन करे। एक जो है बाहर बोर्ड लगा हुआ है, उसको आपने पढ़ा है?
वो आपने देखा होगा कि वो बिहार सरकार के कला मंत्रालय के द्वारा संरक्षित ये क्षेत्र है। आप इस संरक्षण को देख सकते हैं कि इसको किस प्रकार से संरक्षित रखा गया है। ना यहाँ पे कोई देखभाल करने वाला है। इस पे आप अगर देखें, जो ये सरिया की जो दीवारें बनाई गई थी वो निकाल के लेके चले गए, मूर्ति को खंडित करके उस इनार में फेंक दिया। और अभी 6 महीने पहले तक ये कुछ ठीक स्थिति में था। अब अंदर की सारी दीवारें, जो भी रूम का जो ताला वाला है उसको तोड़ दिया गया है। सारे अंदर के जो चौखट और ऊपर का जो वो पूरा छप्पड़ है उसको भी निकाल लिया गया है। और विशुद्ध रूप से ये जो एरिया है वो नशा, गांजा और ड्रग्स, इसका जो पूरा है वो उसका अड्डा बन चुका है। क्या कहिएगा, इसको सुरक्षित और सेफ रखने के लिए कमियां कहाँ हैं और कमियों को दूर कैसे किया जाए? आपके नजर से क्या लगता है? देखिए, सब चीजें प्रशासन पे और सरकार पे थोपना भी एक मतलब उनकी भी एक लिमिटेशंस है, उनकी भी कुछ सीमाएं हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो मोतिहारी के जो नागरिक समाज है, जो यहाँ का जो सिविल सोसाइटी है, यहाँ के जो एनजीओ है, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए। ऑलरेडी पहले रोटरी क्लब ने ये लिया है। एक तो पहले ऑरवेल और गांधी के प्रति जो कॉन्शियसनेस है समाज में, वो लानी चाहिए। आप अभी भी अगर मेन स्ट्रीम मोतिहारी शहर में जाएंगे तो देखेंगे 90% से अधिक लोगों को ऑरवेल के बारे में नहीं पता है, उनको रमेश चंद्र झा के बारे में नहीं पता है, और मेरे जनरेशन के 99% लोगों को बतख मियां के बारे में नहीं पता। तो ये जो जितने सबॉल्टन हिस्ट्री के जो कैरेक्टर्स है, जिन्होंने चंपारण की आइडेंटिटी को बनाने का काम किया, आज चंपारण के नाम से जाना जाता है, तो इन 4-5 लोगों के उसमें बहुत बड़ा किरदार है ना। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए सरकार तो एक म्यूजियम बना सकती है, सरकार एक रिसर्च सेंटर खोल सकती है जहाँ पे कोई भी विजिटर आए बाहर से तो वो हो सकता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहे, सरकार को कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्ट नहीं करना है, ये बहुत छोटा सा एरिया है, और इसको रेनोवेट भी करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं आएगा, क्योंकि इसको उसी रूप में बनाना है जिस रूप में ये आज से 100 साल पहले रहा करता था, है ना। तो इस पे अगर आप एक ऑरवेल फंड का स्थापना करेंगे तो हमको लगता है कि पूरे विश्व में ऑरवेलियन इतने फैले हुए हैं कि सरकार का बिना 1 रुपए लिए, जैसे हमने राम मंदिर देखा था, राम मंदिर बनाने के लिए एक बार राम मंदिर की आवाज उठी तो लोगों ने चंदा दे के राम मंदिर को बनाया, है ना। सब लोगों ने अपने श्रद्धा, इच्छा भाव से दिया। आज पूरे विश्व में इतने ऑरवेलियन है कि वो यहाँ स्मारक नहीं, ऑरवेल का पूरा एक लेगेसी को वापस रीबिल्ड कर सकते हैं अपने डोनेशन से। उनको सरकार के पैसे की जरूरत नहीं है, केवल ये जरूरत है कि जो मोतिहारी के लोग हैं और एक सरकार एक इनिशिएटिव ले कि वो इसको वाकई बचा के रखना चाहती है। यहाँ पर जॉर्ज वेल के पिता थे, सारा परिवार था, और यहाँ पर उनके जन्म के 2 साल बाद देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ाद होने के बाद वह ब्रिटेन चले गए या कहीं चले गए। तो इसके विषय में आप जानते हैं या कहीं पढ़े हैं कि क्यों चले? उनका जन्म 1903 में हुआ था और आज़ादी तो 1947 में मिली। बहुत लंबा फासला है, 2 साल का फासला नहीं है। 1903 में उनका जन्म हुआ था, और क्योंकि वो एक खुद सिविल सर्वेंट ऑफिसर थे और जॉर्ज ऑरवेल उनको लगा कि चंपारण या मोतिहारी में उस समय, और उस समय सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स के बच्चे जो थे वो विदेशी चले जाते थे, वो अपने होम टाउन ही जाते थे, मतलब ब्रिटानिया ही जाते थे। तो ये केवल यहाँ पे 6 से 7 महीने रहे हैं, 2 साल नहीं रहे, ये 6 से 7 महीना यहाँ रहे, और 6 से 7 महीने बाद इनको वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। वहां से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, बट वहां पे उन्होंने बहुत ही ज्यादा क्लोजली इस कोलोनियलिज्म को देखा है, औपनिवेशिकवाद को उन्होंने बहुत करीबी से स्टडी किया। और आप उनका लिटरेचर एनिमल फार्म पढ़ेंगे, आप 1984 पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे उस पे जो जितने शोषित वर्ग हैं या फिर जितने वो क्लास है जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है, जो जितने इंपीरियलिस्ट फोर्सेज ने जिन जिन कंट्रीज को, खासतौर पे स्पेन और बर्मा, क्योंकि उन्होंने एक तो उनके ऊपर गांधी का प्रभाव साफ साफ दिखता है, भले वो डायरेक्ट कभी गांधी के टच में नहीं थे, लेकिन उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और जो भारत के ऊपर जो ब्रिटिश हुकूमत का जो शासन था उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। तो उनकी राइटिंग में कहीं ना कहीं गांधी भी दिखते हैं। और प्लस जिस तरह दोनों का ही मानना है कि सत्ता जो है आपको हमेशा दबा के रखेगी, है ना। तो अगर आपके ऊपर कोई वो बिग ब्रदर वाला कॉन्सेप्ट है कि कोई ना कोई जो आपके ऊपर जरूर नजर रख रहा है, तो आजादी वही है कि जब आप 2+2=4 कहने की अगर आपको छूट है, किसी को खुश करने के लिए आप 4 की जगह 2+2 22 नहीं बोल रहे हैं, तो यही आपके लिए सही आजादी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह है। ये जो है हर्षवर्धन जी हैं, जो दिल्ली में लॉ कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, और यह जो है गांधी और जॉर्ज वेल के विषय में अध्ययन किए हुए हैं। इनसे आज आए हुए थे मोतिहारी में, तो आज इनसे बात हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बाकी लोगों तक भी पहुंचाएंगे, और ताकि कि लोग इसके बारे में जाने और वापस ये जो जगह है वो एक हंसता खेलता एनिमल फार्म वापस से बन सके।